नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है, जब बच्चों ने माता पिता की बेइज्जती कर घर से बाहर निकाला तो पिता ने ऐसा क्या किया कि बेटों के होश उड़ गए। वृद्धाश्रम के अपने कमरे में कुर्सी पे बैठे जमुना प्रसाद जी अचानक उठे और अपनी पत्नी से बोले, आज राधे का फ़ोन आया था, वो काफ़ी बीमार चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे जाकर देख आऊँ। वही तो मेरा एकमात्र मित्र है जिसने घर से बेघर होने के बाद अपने साथ रहने की पेशकश की थी। मैं कोशिश करूँगा कि हर हाल में शाम तक वापस आ जाऊँ। वैसे तो तुमने आश्रम में रहना सीख ही लिया है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पत्नी बोली, चले जाइए मगर जल्दी लौट आना, क्योंकि अकेले मेरा जी घबराता है। जब अकेले होती हूँ ना तो न जाने कौन कौन सी दिल दुखाने वाली घटनाएं मेरे दिल दिमाग में कुलबुलाने लगती हैं। जमुना प्रसाद जी इसका क्या जवाब देते, क्योंकि दोनों एक ही नाव के मुसाफिर जो ठहरे। सिर्फ इतना कहा, मैं जानता हूँ, इसलिए ही कह रहा हूँ कि शाम तक आ जाऊँगा। दिल में एक भयानक तूफान लिए जमुना प्रसाद जी वृद्धाश्रम से चले आए। दोस्त राधे का फ़ोन तो मात्र एक बहाना था, उनके दिल में तो एक खतरनाक निर्णय ले लिया था। सोचने लगे कि देवी जी आज का दिन कैसे भूल गई। आज तो उनके बड़े बेटे के शादी की सालगिरह है, जिसे वो बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाया करती थी। आज तो तीनों बेटे इकट्ठे होने वाले हैं। भला इसमें उसका क्या दोष, दुष्टों को याद करना कौन चाहता है, भले बेटे ही क्यों न हो। फिर अचानक सोचने लगे कि इसका दोष किसी और पे तो नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि दुर्भाग्य से संतान तो मेरी ही है। मगर ये संतान कैसे भूल जाती है कि जो बनाता है वो बिगाड़ भी सकता है, उनकी बदतमीजियों की सज़ा भी दे सकता है। अगले पल उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो अपने कस्बे तक जाने वाली बस में बैठ गए। शाम होते होते जमुना प्रसाद जी वृद्धाश्रम लौट आए। पत्नी ने पूछा, राधे श्याम जी कैसे हैं? जमुना प्रसाद ने बस उखड़ा हुआ सा जवाब दिया, ठीक है। अभी मुश्किल से 1 घंटा बीता होगा कि वृद्धाश्रम के गेट पर पुलिस ने दस्तक दे दी। वृद्धाश्रम के मैनेजर ने गेट खोला और पुलिस को देखकर चौंक गया। पुलिसकर्मी ने पूछा, जमुना प्रसाद से मिलना है, तुरंत बुलाइए। पुलिस आश्रम के अंदर आ गई और जमुना प्रसाद से कोई सवाल जवाब किए बिना अपनी जीप में बिठाकर अपने साथ थाने ले आई। जमुना प्रसाद ने भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। पत्नी चीख चीख के पूछती रही, मुझे बताओ तो सही कि मामला क्या है, इनको क्यों गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, आखिर इनका कसूर क्या है? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, इन्होंने शिवनगर बस्ती में 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया है और वो लोग अस्पताल में पड़े जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इन्होंने 3 लोगों को गोली मार दी है। हम लोग पड़ोसियों से पता ठिकाना पूछकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इतना कहकर पुलिस उन्हें लेकर चली गई। शिवनगर का नाम सुनते ही जमुना प्रसाद की पत्नी का माथा ठनक गया। वो सब कुछ समझ गई कि जमुना प्रसाद ने किसको गोली मारी है। वो दौड़ती हुई मैनेजर के पास पहुंची और पूछा, पुलिस तो आपसे काफ़ी देर तक बात करती रही थी, मुझे बताइए कि माजरा क्या है? जिन लोगों को गोली मारी है वो लोग कौन है और किस अस्पताल में है? मैनेजर बोला, सावित्री जी, आपके पति ने अपने बेटों को ही गोली मारी है। आज उनके यहाँ कोई फंक्शन था, आज तीनों भाई इकट्ठे हुए थे। अचानक सावित्री जी को याद आया, अरे हाँ, आज तो बड़े बेटे के शादी की सालगिरह थी। आज के दिन वो तीनों भाई अवश्य ही इकट्ठे होते हैं। फिर मैनेजर से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? मैनेजर बोला, जमुना प्रसाद जी वहाँ अचानक पहुँचे और सबके सामने उन्होंने 2 की टांगों में और 1 की बाह में गोली मार दी और तुरंत वहाँ से चले आए। उन लोगों को इसी शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सावित्री देवी धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गईं और बेहोश होकर वहीं लुढ़क गईं। मैनेजर और अन्य कर्मियों ने उन्हें बमुश्किल होश में लाया। बस इतना ही कहे जा रही थी, अरे इन्होंने क्या कर दिया, हे भगवान, अब क्या होगा? फिर अचानक मैनेजर से बोली, मैनेजर साहब, मैं अपने पति से तुरंत मिलना चाहती हूँ, बताओ कैसे मिल सकती हूँ? मैनेजर बोला, माफ़ करना, शायद आप अभी उनसे नहीं मिल सकती,
क्योंकि जब तक आप वहां पहुंचेंगी तब तक उनका चालान काट दिया जाएगा और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। अब आपको उनकी मुलाकात जेल में ही संभव हो सकती है। परेशान जान होकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गईं और दिल में एक एक करके न जाने कितनी घटनाएं जागृत हो उठीं। आज का दिन वो भला कैसे भूल सकती थी। पहले बेटे की शादी थी, सो जमुना प्रसाद भी बहुत खुश दिख रहे थे। लड़की वालों से एक पैसे की भी मांग नहीं की थी, मगर खर्च तो करना ही था, सो खुशी खुशी भाग भाग कर पैसे का जुगाड़ किया था। बैंक से भी लोन ले लिया था। बेटे की शादी शान से होनी चाहिए, बस यही तमन्ना थी। घर में खुशियां ही खुशियां फैली पड़ी थी, मगर सावित्री को दम लेने का भी वक्त नहीं था। पूरा घर नाते रिश्तेदारों से भरा पड़ा था, मगर कुछ भी थे जो काम में हाथ बटा रहे थे, दूसरे तो बस मजे ले रहे थे। जमुना प्रसाद इतने खुश थे कि मन कर रहा था कि सारे कस्बे को ही निमंत्रण दे डाले। सोचते सोचते सावित्री फपक फपक कर रोने लगी। जिन बच्चों को फूलों की तरह पाला, उनके लिए कभी खुद का खुश होना क्या होता है जाना ही नहीं। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सुख सुविधा ही छाई रहती थी दिमाग में। मगर उस दिन उन्हीं बच्चों ने पापा की लात घूंसों से स्वागत किया था। जिन हाथों की नन्ही उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्हीं हाथों से माँ बाप पर घूंसे बरसाए और पूरे समाज के सामने घसीट कर हमें अपने ही घर से बेदखल कर दिया। मज़े की बात यह थी कि उस दिन तीनों ने ही मिलकर बड़ी बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया था। क्या कहूँ, कहीं न कहीं मेरे खून और दूध में ही कुछ खोट होगी जो ऐसी संतान को पैदा कर जवान कर दिया। सावित्री जी ही नहीं, अपितु जमुना प्रसाद को भी रह रह कर ये सब कुछ सताता था, जिसका परिणाम आज उभर कर इस घटना के रूप में सामने था। सावित्री ऐसे विचारों के तिराहे पर खड़ी थी जहाँ उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। एक विचार ममता का था जो हिलोरे मार रहा था, खिसाकर बच्चों को देखे। दूसरा विचार बेटों की बर्बरता, मक्कारी और बदतमीजियाँ जिसने कलयुग की अंतिम सीमा को भी लांग डाला था। और तीसरा विचार था उस पति का जिसने सिर्फ इस बात का ज़्यादा बुरा माना था कि बेटों की उनकी इतनी हिम्मत की माँ पर भी हाथ उठाया। और शायद आज की घटना उसी की चरम परिणति थी। वृद्धाश्रम में बातों के दौरान इस बात पर कई बार रोष जाहिर किया था। दूसरे दिन के अखबारों में शिवनगर गोलीकांड की ही सुर्खियां छाई हुई थी। अखबारों में सिर्फ उस घटना का विवरण ही प्रकाशित था, मगर इसके पीछे का अंधेरा कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने समस्या की जड़ पर अपना प्रकाश डालना उचित नहीं समझा होगा। जितने मुंह उतनी ही बातें तैर रही थी। कोई कह रहा था कि कितना क्रूर बाप है कि अपने बेटों को ही गोली मार दी, तो कोई कह रहा था कि बिना कारण कुछ नहीं होता, ज़रूर संतान का ही कसूर होगा। कोई कह रहा था कि भाई ये कलयुग है, आजकल संतान माँ बाप को कुछ नहीं समझती, ऐसा ही होना चाहिए था। अरे जो माँ बाप जवानी तक उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं, उन्हीं माँ बाप को शादी होते ही अपनी राह का कांटा समझने लगते हैं। ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब विषय अनिश्चित हो तो चर्चाएं बहुमुखी हो जाती हैं। चर्चाएं जो भी हो, मगर कुल मिलाकर पूरे इलाके में एक विशिष्ट प्रकार की उथल पुथल मची हुई थी। कई बार कोशिश के बाद भी सावित्री की मुलाकात जमुना प्रसाद जी से संभव नहीं हो सकी। एक बार मन हुआ कि जाकर बच्चों को एक नज़र देख आएं, मगर उनकी मक्कारियों ने उन्हें रोक दिया। इस तरह विषम मानसिक वेदना को सहन करते करते 1 महीना गुजर गया। आज केस की पहली तारीख थी। सावित्री पति से मिलने के लिए इतने व्याकुल थी कि समय से पहले ही अदालत के परिक्षेत्र में पहुंच गई थी, मगर अफसोस कि पति के दर्शन अब भी नहीं हुए। न जाने पुलिस किस रास्ते से उन्हें कोर्ट ले गई, वो भी चुपचाप जाकर पीछे कोर्ट में जाकर बैठ गई। मामला ही कुछ ऐसा था कि कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि यह एक पुलिस केस बन गया था। सो पुलिस की तरफ से सरकारी वकील नियुक्त किया गया था, मगर जमुना प्रसाद का कोई भी वकील नहीं था। जमुना प्रसाद जी चुपचाप कटघरे में आकर खड़े हो गए। सावित्री बहुत मुश्किल अपनी रुलाई रोक पाई। उन्होंने अपना मुंह ढक कर रखा ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। जज साहब ने जमुना प्रसाद से प्रश्न किया कि आपका वकील कहाँ है। जमुना प्रसाद ने जवाब दिया, साहब मेरा कोई वकील नहीं है। फिर कोर्ट की कार्यवाही कैसे चलेगी। जमुना प्रसाद बोले, मुझे वकील की ज़रूरत ही नहीं थी। जो कुछ पूछना है पुलिस के वकील को ही पूछना है। अगर वो कोई गवाह पेश करते हैं तो मैं खुद ही उस गवाह से सवाल पूछ लूँगा। ये सच है कि मैंने कभी वकालत नहीं की।
अगर वकील की ज़रूरत बहुत आवश्यक है तो वकालत की डिग्री मेरे पास है। आप मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं कार्यवाही में शिरकत कर सकूं। जज साहब ने अनुमति प्रदान कर दी। पुलिस का वकील खड़ा हुआ और अपनी बात कहना शुरू कर दिया। माय लॉर्ड, उस दिन बड़े भाई की शादी की सालगिरह का आयोजन था। 2 भाई तो इसी शहर में कार्यरत हैं और तीसरा दूसरे शहर में, मगर इस खास दिन को तीनों भाई शुरू से ही हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे हैं। उस दिन जब फंक्शन अपने पूरे शबाब पे था कि अचानक जमुना प्रसाद जी प्रकट हुए और तीनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 2 भाइयों की तो टांगों की हड्डियां टूट गई और एक भाई का हाथ बेकार हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि गोलियां ऐसी जगह पर नहीं लगी जिससे जीवन हानि हो सकती थी। जज साहब ने पूछा कि क्या तीनों पीड़ितों को कोर्ट में बुलवाया गया है? वकील बोला, जी हाँ, वो भी आए हैं। आप जब भी कहेंगे हाजिर हो जाएंगे। जज साहब ने जमुना प्रसाद की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है तो कह सकते हैं। साहब, इस मामले में ज़िरा गवाह या सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। मैं स्वयं ही कबूल करता हूँ, सबके सामने मैंने ही अपने तीनों बेटों को गोली मारी थी। मगर इससे पहले मैं वकील साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर जमुना प्रसाद जी वकील की तरफ आमुख होते हुए बोले, वकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका बेटा कोई गलती करता है तो आप क्या करते हैं? वकील बोला, उन्हें मैं धमकाता हूँ, डराता हूँ। और अगर कोई बड़ी गलती करता है तो क्या करते हैं? तो मैं उसे थप्पड़ भी मार देता हूँ, वकील ने जवाब दिया। और अगर वो कोई भयानक गलती करता है तो क्या करते हैं? वकील बोला, तो मेरे पास एक डंडा है, उससे उसकी पिटाई करता हूँ। बिल्कुल ठीक करते हैं आप, मगर आपको कभी पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कमाल कर रहे हैं आप। भला बच्चे की गलती पर बाप उसे पीटेगा नहीं तो क्या उसकी आरती उतारेगा? इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई अपराध नहीं करते। बिल्कुल ठीक, वकील बोला। इस बार जमुना प्रसाद जी ने जज से पूछा, महोदय, अब आप बताएं कि फिर मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है, जबकि मैंने बेटों को उनकी भयानकतम गलती के लिए दंडित किया है। सिर्फ ये तो कहा जा रहा है कि मैंने गोली मार दी, मगर ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्यों मार दी। कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैंने उन्हें उनके किस अपराध के लिए सज़ा दी है। जमुना प्रसाद जी बोले, जज साहब, वैसे तो इन तीनों को मर ही जाना चाहिए था, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर था। एक पीड़ित ने तो गोली चलाई थी, मगर एक बाप ने सिर्फ उनके हाथ पांव को ही निशाना लगाया था। वकील ने उन्हें बीच में बाधित करते हुए कहा, माय लॉर्ड, मुवक्किल खुद भी LLB के डिग्री धारक है। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मामला चाहे जो भी हो, कोई किसी की हत्या की कोशिश नहीं कर सकता, भले ही वो बाप हो या बेटा। ये भारतीय कानून के अनुसार घोर अपराध की श्रेणी में आता है। जमुना प्रसाद बोले, वकील साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मगर आप बस इतना बता दीजिए कि अगर आपका बेटा या बेटी आपको लातों घूसों से मार मार कर ढेर कर दे और आपकी पत्नी यानी अपनी माँ को सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए सड़क पे फेंक दे, तो उनके इस अपराध के लिए आपके कानून में क्या सज़ा मुकर्रर की गई है और आप क्या करते? वकील साहब को शायद ऐसे प्रश्न की आशा नहीं थी, अतः निरुत्तर खड़े रह गए। जज साहब बोले, किसी भी अपराध के लिए कानून की नज़र में किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। कानून के अनुसार माँ बाप जनक और पालक होते हुए भी अपनी संतान को खत्म नहीं कर सकते। इससे पहले कि जमुना प्रसाद कुछ बोलते, पीछे से एक महिला की आवाज़ आई, जज साहब, बस यही खामी है आपके कानून में और इसी कारण हम जैसे माँ बाप इसी तरह बच्चों के द्वारा खदेड़ कर घर से बाहर फेंक दिए जाते हैं। माँ बाप सड़क पे भटकते फिरते हैं और आपकी पुलिस चंद पैसों में बिककर तमाशा देखती रहती है। बूढ़े माँ बाप आपकी अदालतों के चक्कर काटते काटते सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं, मगर आपका निर्णय नहीं होता। शायद पुलिसकर्मी या आप सब भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही सलूक करते होंगे। जज साहब ने उस महिला को कहा, आप कौन हैं? आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर बोलिए। महिला आकर खड़ी हो गई। उसने अपना घूंघट हटा दिया। सामने सावित्री जी खड़ी थी। वो बोली, आप न्यायाधीश हैं, आपसे विनती करती हूँ कि इस केस में मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ जितने कि दूसरे कटघरे में खड़े हुए मेरे पति। ऐसी दुष्ट संतान को पैदा करने में मेरा योगदान ज़्यादा है, अतः मैं और ज़्यादा सज़ा की हकदार हूँ। जज साहब, आपका कानून कुछ भी कहता हो, मगर हम दोनों की जान किसी कानून के अधीन नहीं है। हम चाहते हैं इस अपराध के लिए
कि हमने इतनी मक्कार संतान को पैदा किया, सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन हमारे उन बच्चों ने, जिनके लिए हम दोनों ने सुख को तिलांजलि दी थी, उन्होंने हमें घसीट घसीट कर मारा। इतना कहकर सावित्री देवी फूट फूट कर रोने लगी। फिर संयत होकर बोली, जज साहिबा, मैं चाहती हूँ कि मेरे तीनों कमीनों बेटों को यहाँ बुलाया जाए। जज साहब ने आदेश दिया कि तीनों पीड़ितों को तुरंत बुलाया जाए। सावित्री देवी ने कहना आरंभ किया, जज साहिबा, मैं अदालत को इस केस के असलियत से रूबरू कराना चाहती हूँ। महोदय, जिस मकान पर इन लोगों ने अनाधिकृत कब्जा जमा रखा है वो मेरे पति का है। ये भी आपके कानून के अनुसार स्पष्ट है कि माँ बाप के रहते उनकी संपत्ति पर संतान का कोई भी अधिकार नहीं होता। जज साहब, मैं मानती हूँ कि माँ बाप संपत्ति अर्जन अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, मगर उनके रहते हुए उस संपत्ति को हड़पने या बेचने का कोई भी अधिकार बच्चों का नहीं होता। महोदय, ये मकान मेरे पति ने किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए बनवाया था वो मैं जानती हूँ, या मेरे पति 20 साल तक बैंक का कर्जा उतारते रहे। सेवानिवृत्ति के बाद मिला पैसा भी इसी मकान में लगा दिया। मन में ख्याल था कि हम लोगों के न रहने पर भी हमारे बच्चों को रिहाइश संबंधी कोई तकलीफ न हो, मगर ये एक दिन ये तीनों कमीने भाई हमारे पास प्रस्ताव लेकर आए कि इस मकान को बेच दिया जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि अपने अपने कार्यस्थल के पास अपना अपना मकान बनवा लें। हमने इन्हें स्पष्ट कह दिया कि अपना अपना मकान बनवाएं और शौक से बनवाएं, मगर इस मकान को बेचकर नहीं। मैंने इस मकान को बनवाने के लिए कुछ भी नहीं बेचा था, अपनी मेहनत के दम पर बनवाया था। उस दिन ये लोग उल्टी सीधी बकवास कर अपने अपने घर के लिए चले गए। कुछ दिनों के उपरांत ये तीनों हमारे पास पुनः आए और बोले कि हमने इस मकान का सौदा कर दिया है, आप कचहरी चलकर हस्ताक्षर कर दें। हमने साफ कह दिया कि हम किसी भी हालत में मकान नहीं बेचेंगे। हमारे ये तीनों कलयुगी सपूत अपनी औकात पर उतर आए और जो मुंह में आया वही गालियां बकने लगे। हम लोग मकान बेचने के लिए फिर भी तैयार नहीं हुए। फिर क्या था, ये तीनों हरामी बेटों ने मेरे पति और मुझ पर लात घूंसों की बरसात कर दी और हमें अधमरी हालत में घसीट कर सड़क पर फेंक आए। जज साहिब, मुझे अफसोस है कि मेरे पति ने इनके सीनों में गोलियां क्यों नहीं उतारी। शायद इन्होंने सोचा होगा कि दुष्टों के उन्हीं अंगों को ही सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने उनके सर पर वार किया था। वो ये भूल गए कि हाथ पांव खुद नहीं चला करते। जब तक मस्तिष्क का आदेश नहीं देता शरीर का कोई अंग काम नहीं करता। अतः सचमुच गुनहगार हाथ पांव नहीं अपितु विद्रूप मानसिकता ही है जो किसी भी सकृत्य या कुकृत्य के लिए उत्तरदायी होती है, जो किसी भी सुकृत्य या कृत्य के लिए उत्तरदायी होती है। जज साहब, मुझे खुशी होती अगर मेरे पति ने इन तीनों के सीने में निशाना बना लिया होता। कम से कम हमारे पापों का कुछ तो प्रायश्चित हो जाता। जज साहब, जब ये बड़ा वाला पैदा हुआ था तो मैं मरणासन थी। 3 दिन तक मुझे आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टरों के अथक प्रयासों से मैं बच गई थी, मगर आज सोचती हूँ कि अच्छा होता कि मैं इसके पैदा होते ही मर गई होती। कम से कम मुझे आज का ये दिन तो न देखना पड़ता। जज साहब, इस संतान के फेर में मैं तो ये भूल ही गई थी कि घर में मेरे पति भी रहते हैं। इतना कहकर सावित्री ने रोते हुए अपना सर कटघरे से टिका दिया, मगर ये क्या, वो अचानक कटघरे में ही ढेर हो गई। उन्हें उठाकर बिठाने की कोशिश की गई, मगर तब तक उनकी आत्मा इस निर्मोही और स्वार्थी संसार को छोड़कर सदा के लिए विदा हो चुकी थी। कुछ देर पहले ही उनके तीनों बेटों को कोर्ट में पेश कर दिया गया था और वह सारी बातों को सुन रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी माँ नहीं रही, माँ चिल्लाकर वह उनकी तरफ बढ़े, लेकिन पिता ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा कि उनकी पत्नी को तुम लोग हाथ भी नहीं लगाओगे, उन्हें कंधा मैं अकेले दूंगा। कोर्ट रूम में सभी की नजरें बेटों की तरफ थी और सभी लोग उनके ऊपर थू थू कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसी औलाद से अच्छा निसंतान रहना है। और हर तरफ से आवाज़ गूंज रही थी कि जमुना जी को बेगुनाह छोड़ दिया जाए। लेकिन गुनाह तो गुनाह ही होता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में किया गया हो। किसी भी हालत में कानून को हाथ में लेने की इजाज़त कानून कभी नहीं देता है। इसलिए जज साहिबा ने जमुना जी की उम्र और बेटों की बर्बरता को देखते हुए उन्हें 6 महीने की सज़ा सुनाई और बेटों को पिता के साथ मारपीट और अपने माता पिता को धोखा दिए जाने के जुर्म में
3-3 साल की सज़ा सुनाई। दोस्तों, कानून सर्वोपरि होता है। किसी भी हालत में हमें कानून को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। किसी भी तरह से जमुना जी के फैसले को सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन उनके बच्चों ने जो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।